जय हिंद दोस्तों, मैं राधा शुक्ला आपके साथ जुड़ रही हूँ न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो पिछले हमारे हिंदी के विषय चर्चा हमने पिछले वीडियोस में की थी, जो कि हमने हिंदी के बारे में आपको प्रस्तावना के बारे में पूरी चीज़ें बताने का हमने प्रयास किया था। तो इसी के साथ हमारे साथ आप जुड़ते हुए, लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम अपना जो कि हमने आपसे कल के वीडियो में बताया था कि अब हमारी प्रस्तावना हिंदी विषय पर प्रस्तावना की चर्चा हो गई है। इसके आगे हम वर्णमाला पे बात करते हैं। तो देखिए फिर अब हम आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है वर्णमाला। वर्णमाला पर अगर हम बात करें तो उससे पहले तो हमने हिंदी के बारे में जाना, हिंदी भाषा के बारे में जाना, हम देवनागरी लिपि के बारे में भी जान गए, किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है। ये सारी चीज़ों को हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो इसके साथ हमारे साथ आप जुड़ते हुए, लाइक करते हुए, शेयर करते हुए और कमेंट करते हुए भी हमारे साथ आप जुड़ते रहिए और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास करते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं हम वर्णमाला पर। तो अगर हम वर्णमाला की बात करें, तो वर्णमाला को समझने के लिए हमें पहले वर्ण पता होना चाहिए, शब्द पता चल होना चाहिए और इसके साथ-साथ वाक्य। ये छोटे-छोटे जो बिंदु हैं, हमें पहले वो जानना होगा कि अगर पूछे कोई आपसे कि वर्ण क्या है, वर्णमाला तो सीधे पता होगा, उससे पहले हमको वर्ण पता होना चाहिए। फिर वर्ण जो है, तो वो शब्द कैसे बनते हैं, शब्द से फिर कैसे पद बनते हैं, शब्द को कहो या फिर पद ही कहो, पदबंध कैसे बनते हैं और फिर वाक्य कैसे बनते हैं। चलिए फिर आप हमारे साथ जुड़ते हुए, लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम अपने मेजर टॉपिक वर्णमाला को स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ जुड़ करके आप भी साथ में बताते रहिएगा कि वर्ण अगर हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा कि वर्णमाला में अगर कोई वर्ण की परिभाषा पूछे तो वर्ण होता क्या है। तो फिर हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। वर्ण। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ण क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पेन। हाँ, और इसके साथ साथ अगर हम बढ़ा दें, हाँ, अभी ठीक है। तो फिर हम बात करें अगर वर्ण की, अगर आपसे कोई बात करता है वर्ण की, अरे यार, तो थोड़ा-सा गलत हो जा रहा है। अगर आपसे कोई बात करता है, अगर पूछता है, पहले तो हमें वर्ण पता होना चाहिए कि वर्ण होते क्या हैं। तो कहते हैं, हमने आपको जो कि भाषा के बारे में बताया था, थोड़ा-सा अगर हम पिछला भी जोड़ते हुए चलते हैं अपने इस वीडियो में वर्णमाला के साथ, तो फिर समझ में अच्छे से आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ण क्या होते हैं, तो कहते हैं वर्ण से पहले हमें भाषा भी हमने बताया था, जो कि भास धातु से, संस्कृत की भास धातु से बना था। तो इसके साथ-साथ हम अगर कहते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, तो कहते हैं कि ऐसी ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सके, ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सके, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाते हैं। फिर से हमारे साथ बोलिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सके, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है या फिर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्ण होता क्या है, वर्ण और डैश लगा दे, तो ऐसी छोटी ध्वनि जिसके छोटे टुकड़े ना किए जा सके, मतलब वो खुद ही एक टुकड़ा होता है। तो उसके अब टुकड़े कैसे हो सकते हैं ना, वो टुकड़ों में ही होता है, फिर उसको जोड़ते हैं तो हम शब्द बनाते हैं, फिर उन शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं, इसी तरह से हम वाक्यों से फिर अपना चलते हैं आगे, एक गद्य की एक रचना करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई आपसे वर्ण पूछता है, तो एक वर्ड में अगर पूछता है वर्ण क्या होता है, तो ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो हमारे साथ आप लिखते जाइए कि ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि, ऐसी ऐसी हमारे साथ बोलते भी रहिएगा, ऐसी छोटी छोटी से ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि ध्वनि
जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, ठीक है? तो क्या कहलाता है वो? वर्ण। और अगर दूसरे शब्दों में भी पूछा जाए कि और क्या कह सकते हैं, तो क्या होगा? ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वो वर्ण कहलाता है। इसके साथ-साथ कहते हैं हम जो ध्वनि ध्वनि प्राचीन समय में अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, तो उसमें जो आदिवासी लोग रहते थे, जो लोग मतलब जंगल में रहते थे, तो वो लोग जैसे अपने भाषा जो अपने मुख से कोई ध्वनि निकालते थे, चाहे वो हम कह दें ऊ या आ ऐसे कह दें, तो उस ध्वनि को जो हम लिखित स्वरूप दें, वो क्या कहलाता है? वर्ण। हमारे साथ फिर समझिएगा कि ध्वनि के लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। ये भी एक परिभाषा हो गई। इसके अलावा एक और होती है, जो छोटी से छोटी अगर परिभाषा में हो सकता है ये भी पूछ ले या फिर वही डाल दे कि ध्वनि के लिखित स्वरूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो फिर इसके अलावा अगर हम कोई और कह दें, या अगर और लगा दें इसमें अथवा अथवा लगा दें, अगर यहाँ पे हम कोई आपसे अगर पूछता है, तो क्या होगा कि ध्वनि के जो हमारे मुख द्वार से ध्वनि निकल रही है, ठीक है? तो वो ध्वनि कि जैसे हमने कहा ई, आ, उ, क ना, तो ये ध्वनि तो क्या होगा? मुख द्वार से मुख से या फिर मुख ही कह दे, मुख से ध्वनि के मुख से निकली ध्वनि के एक बताते हैं, मुख से निकली मुख से निकली ध्वनि के लिखित स्वरूप को ध्वनि के लिखित स्वरूप को लिखित स्वरूप को स्वरूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है? तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपसे कोई ध्वनि का प्रश्न करता है कि ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वो वर्ण कहलाता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या? हमारे जो मुख है, मुख द्वार है, मुख से निकली ध्वनि जो हमने ई निकाला या आ निकाला, तो उसको हमने लिखित स्वरूप दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाता है, ठीक है? तो हमें वर्ण की तो बात समझ में आ गई। अब हमने ये आपको बता दिया कि हाँ, टुकड़े ना किए जा सके वो ध्वनि होती है, वो वर्ण होता है। लेकिन वर्ण क्या होता है? जैसे हमने ऐसे कहा, ये ऐसे लिखा र, ठीक है? ये रा हो गया, ये हलंत वाला रा है। फिर हमने लिख दिया जैसे माँ ऐसे लिख दिया, ठीक है? फिर ई ऐसे लिख दी। फिर इसके बाद आते हैं उ क्या कहते हैं? क, ठीक है? क। तो ये क्या है? ये जो है क, ई, म, र ये क्या हो जाएँगी? ये हमारी वर्ण हो ज ध्वनियाँ थी और इनको हमने अभी लिखित स्वरूप में आपके सामने बताने का जो प्रयास किया, तो वो जो लिखा है, वो क्या कहलाएगा? वर्ण ही कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने कहा, ये लिखा है एक कोई शब्द हम कहते हैं राम। अब इसको हमने राम ना लिखा है, जैसे राम कोई एक नाम लिखा है, ठीक है? तो अगर हमने आपसे कहा कि इसका आप वर्ण विच्छेद करिए, संधि विच्छेद तो सबको हो जाती है, सब कर लेते हैं इधर-उधर, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे, तो 3 ऑप्शन हटा करके 1 ऑप्शन देख करके इसमें टिक लगा देंगे। लेकिन अगर वर्ण विच्छेद पूछता है आपसे, तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमको इसको एक-एक वर्ण में परिवर्तित करना है और एक-एक वर्ण में अलग करके हमको इसको बताना है। तो राम में आप भी हमारे साथ बताइएगा कि पहले क्या होगा? रा होगा, रा में हलंत होगा क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो रा हो गया, फिर हलंत हो गया, ये बड़ा रा, बड़ा आ की मात्रा आ रही है तो रा प्लस बड़ा आ हो जाएगा। फिर इसके साथ हमें फिर व्यंजन मिल रहा है और फिर अभी हमने आपसे अभी बताया था कि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो ये माँ अगर हम स्वर
स्वर हटाएंगे इसमें से तो ये माँ आधा हो जाएगा, हटा दिया तो माँ हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, आ, छोटा आ हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर वर्ण आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाता है, या फिर कह दे मुख से निकली ध्वनि के लिखित स्वरूप को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो हम बोल देते हैं कभी कभी ई, आ, उ, का, म, ल, ये ध्वनियां जो है इसको अगर हम लिखित रूप दे दें तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे हमने बताया, हमने माँ से बोला अभी रा, माँ बोल दिया, वो ध्वनि थी। ठीक है, और उस ध्वनि को जो हमने अभी इस पे लिखा है वो क्या कहलाया, अब वर्ण हो गया। ठीक है, और अगर वर्ण को हम तोड़ेंगे, जैसे शब्द लिखा था राम, अब इसको हमने वर्ण विच्छेद इसका किया तो क्या कह होगा, पहले रा था, रा क्या है, एक व्यंजन है जो स्वर की सहायता से बनता है, तो रा हमने लिख दिया, ये हलंत तो क्या अलग, अगर हमने अलग किया रा से क्या स्वर, तो आधा हलंत वाला रा बचा, और राम में बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी रा, तो बड़ा आ हो जाएगा, प्लस माँ को अगर हमने माँ से हमने स्वर अलग किया तो माँ हलंत का हो जाएगा, और आ, तो ये सारे क्या हमको हम मिल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिए ये वर्ण विच्छेद हैं, ये हमको वर्ण विच्छेद देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर अब हमको वर्ण समझ में आ गया, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शब्द धीरे धीरे बताते हैं ना। अभी हमने आपको वर्ण समझा दिया तो ये शब्द कहाँ से आ गया, तो हमको ये शब्द भी तो समझ में आना चाहिए कि ये शब्द कहाँ से मैम ले आई है। तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब ये शब्द हो गया, शब्दों का हमने जो वर्ण विच्छेद किया था तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे, क्या कह हमने बताया है आपको अभी, वर्ण क्या कहा है, ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो उस जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे हमने अभी बताया था आपको, रा बताया था, ठीक है, और माँ बता दिया। अब इससे ज्यादा इसके टुकड़े थोड़ी ना होंगे, ये तो ऑलरेडी टुकड़े में हो गया, विभाजित हो गया है। ऐसे राम लिखा था, राम लिखा था तो हमने रा अलग किया, प्लस राम था लिखा, फिर इसके बाद आ हमने लिख दिया था, तो ये तो टुकड़ों में ऑलरेडी हो गया। अब इसको हम इससे ज्यादा क्या टुकड़ा करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे 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 थोड़ी ना कर सकेंगे। अब रा हो गया, अब इससे ज्यादा हम इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वही वर्ण कहलाते हैं। तो ये हमारे वर्ण है, और ये हमारा एक पूरा वर्णों को जोड़ लिया तो क्या होगा, शब्द। अब हम आपको शब्द के बारे में बताते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं, अगर शब्द, हमारे साथ भी आप बोलते रहिएगा और समझते रहिएगा कि शब्द क्या होता है। बताइए, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि शब्द क्या होता है, अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि शब्द क्या होता है, तो आप हमें बताइएगा कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। फिर से हमारे साथ समझिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि बताते हैं, वर्णों के, हमारे साथ भी आप लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा, वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये परिभाषा आ जाती है एग्जाम में जरूर, चाहे वो वर्ण का हमें बहुत चीजें बड़ी बड़ी पता होती हैं और छोटी चीजें दे दिया कि वर्ण और डैश लगा दिया एग्जाम में, तो पूछा जाएगा कि वर्ण क्या होते हैं, तो वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जबकि अगर आपसे शब्द पूछा जाए तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण कौन कौन से लिखे हैं, जैसे हमने लिख दिया, ला लिख दिया, ठीक है, और का लिख दिया, या फिर हमने माँ लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्या होगा, ऐसे हमने लिख दिया, तो ये तो अलग अलग हो गया, ये एक वर्ण हो गया। ये एक वर्ण हो गया जो कि बना है ला प्लस आ से बना है, और ये प्लस का प्लस आ से बना है, और यहाँ अगर हम बात करें तो माँ प्लस आ से बना है। तो और इसको अगर जोड़, इसको अगर हमने स्वर और व्यंजन मिला दिया तो ये पूरा एक वर्ण, पूरा एक वर्ण बन गया। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इनको सार्थक, अभी हमने क्या कहा, ध्यान रखिए, वर्णों के समूह को नहीं कहते हैं शब्द, ये बात ध्यान रखिएगा, वर्णों के सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ के साथ, ठीक है, अर्थ के साथ ही हमको जो शब्द मिले, वो जो अर्थ के साथ जो हमें ध्वनि मिले, वो वर्ण मिले, वो क्या कहलाते हैं, शब्द। जैसे ये ला का अगर
अगर हम आपके आगे लिख दें ला का म लकम, ये कोई शब्द थोड़ी ना बना ना, शब्द तो बन गया पर सार्थक नहीं बना है। अभी इसी को अगर हम लिख दें, हम क्या उठा दें, हमारे साथ भी समझिएगा, अब इससे क्या कौन सा शब्द बन सकता है, इससे क्या बनेगा, का ले लिया हमने, माँ ले लिया हमने और ला ले लिया हमने। अब हमको इससे किसी चीज के बारे में बताने के बारे में प्रयास किया जा रहा है। क्या है, कमल, मतलब एक पुष्प की बात की जा रही है। तो एक सार्थक सार्थक अर्थ के साथ शब्द का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो क्या कहलाता है, वो शब्द कहलाता है। हमारे साथ फिर से समझिएगा, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि शब्द क्या कहलाता है, तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा, हमारी ये जो बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने वर्ण समझ लिया, हमने शब्द समझ लिया। अब थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ते हैं, वाक्य क्या होते हैं, फिर हम वर्णमाला पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसी जगह पे वर्ण हमने बताया कि ध्वनि, फिर से हमारे साथ समझिएगा, वर्ण क्या होते हैं कि ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। और शब्द क्या कहलाता है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब वाक्य पे आते हैं, थोड़ा सा वाक्य भी यहीं पे समझ लेते हैं कि वाक्य क्या कहलाते हैं। कि जो हमने आपको बताया वाक्य, वाक्य, अच्छा आपको एक बात पता है, एक सेकेंड, जो हमने आपको बताया ये क्या क्या क्या, ये शब्द, तो शब्द का दूसरा नाम पद भी होता है, ठीक है, जो कि आगे चल के पद बंध बन जाता है। हमारे साथ फिर से समझ, जैसे इंग्लिश, जैसे साइंस, जैसे विज्ञान में नहीं होता है कि थोड़ा सा सब अर्थ पता होता है, लेकिन उसके नाम थोड़े परिवर्तित किए जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। तो सेम इसी तरह कि शब्द का दूसरा नाम पद होता है। और पद आगे चल के हम पढ़ेंगे उपवाक्य और पदबंध। पदबंध, पद का मतलब शब्द होता है, बंध का मतलब बांधना होता है, तो पदों को बांधना ही पदबंध कहलाता है। तो खैर इस पे हम अभी आगे बात करेंगे। तो इसी को हम आपको बता दे रहे हैं, इनको शब्द का दूसरा नाम पद भी होता है। क्वेश्चन आ सकता है आपके परीक्षा में कि हाँ पद किसे कहते हैं, या फिर शब्द का दूसरा नाम क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और आगे चल के ही इन्हीं पदों को हम क्रम वाइज अगर जोड़ लेते हैं तो वो पदबंध कहलाता है, ठीक है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्या भी बताया आपसे कि हम वाक्य की बात करते हैं। एक सेकंड, हम वाक्य की बात करते हैं। आपसे अगर कोई प्रश्न करता है या फिर परीक्षा में पूछा जाता है कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा कभी कभी पूछ भी ली जाती है, कभी नहीं पूछ ली जाती है, कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए। देखिए कोई भी अगर हम विषय उठाते हैं तो उसके बाद उसको हम ऐसा परीक्षा के तौर पे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप उसे समझने के तौर पे पढ़ेंगे तो आपके लिए वो हर हर विषय आसान हो जाएगी। क्यों ना वो हिंदी हो, क्यों ना वो इंग्लिश हो, और हर विषय एक कहते हैं प्रयास मांगती है, एक प्रैक्टिस, कोशिश वो मांगती है। तो इसीलिए आप समझने का प्रयास करिएगा कि छोटी-छोटी जो बिंदु है हमको वो समझ में आएगा, तभी तो हम बड़ी चीजें समझ पाएंगे ना। तो हमने अभी वर्ण समझा दिया, शब्द समझा दिया, अब बात करते हैं वाक्य पे। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि वाक्य होता क्या है, तो क्या कहलाएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। हमारे साथ फिर से समझिएगा और बोलिएगा, दो या दो से कम, तो अब ये कोई वाक्य थोड़े ना बन जाएगा। हमने कमल लिख दिया, कमल लिख दिया, चयन लिख दिया, चयन लिख दिया, नयन लिख दिया, कोमल लिख दिया, या फिर कोई नाम लिख कोमल लिख दिया। तो ये जो कोई हमारा शब्द शब्द है, ये हमारा कोई वाक्य थोड़ी ना बन जाएगा। इससे हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि वो कमल है, कमल एक पुष्प है, चयन एक किसी नयन है, ये हम आँख के बारे में बता, मतलब कोई एक चीज के बारे में हम आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं को हम थोड़ा बहुत जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जोड़ के और सार्थक। इधर उधर थोड़ा अभी चलो बताते हैं, पहले परिभाषा समझते हैं। देखिए क्या हमने बताया है अभी आपसे, हम्म क्या बताया है अभी हमने आपसे, क्या, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। दो, दो या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक सार्थक शब्दों के समूह को, दो या दो से अधिक शब्दों के, या दो से अधिक सार्थक शब्दों के के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य
कहते हैं, ठीक है? हमारे साथ समझ में आपको आ गया होगा कि अगर वर्ण पूछे तो क्या होता है ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके शब्द क्या कहलाता है? वर्णों के सार्थक। सार्थक ज़रूर जोड़िएगा। सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और अगर वाक्य कोई पूछता है तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक ये बात तो इम्पोर्टेंट है, ये बात तो महत्वपूर्ण है। 2 या 2 से अधिक, 2 से कम में तो हमारा कोई वाक्य तो बन नहीं जाएगा। जैसे हम कहते हैं, हमने लिखा 1 मिनट आपको ये बता दूँ हटा दें तो फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिखा उम, घ घर, घर राम है जाता, ठीक है? ये लिखा है घर राम है जाता। तो ये तो शब्द तो बन गए हैं, लेकिन हमसे सार्थक अर्थ 2 या 2 से अधिक भी हो गए, ठीक है? 1, 2, 3, 4 4 शब्द बन गए हैं, ठीक है? अधिक हो गए सार्थक शब्द, लेकिन ये सार्थक कहाँ है? शब्द तो है, पर सार्थक तो नहीं है ना। घर अलग हो गया, घर के बारे में हम बता रहे हैं, राम एक लड़के के बारे में बता रहे हैं, जाता मतलब जाने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये अर्थ तो नहीं दे रहे हैं। अब हम इनको को क्रमानुसार व्यवस्थित कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होना चाहिए हमारे साथ आप भी बताते चलिएगा कि इसमें पहले क्या हम ढूँढते हैं, कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब एज़ अ सब्जेक्ट के रूप में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अगर कहें हम उद्देश्य और विधेय 2 पार्ट होते हैं वाक्य के। तो ये राम ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। तो पहले हम राम लिखेंगे, राम, ठीक है? उद्देश्य हो गया और उद्देश्य के बाद राम कहाँ जाता है अगर हम प्रश्न करते हैं तो वो घर जा रहा है ना, ये बताया जा रहा है तो राम घर और फिर जाता, जाने क्रिया, जाना एक क्रिया हो गई, जाता है, फिर और उसके साथ ये हो जाएगी, फिर ये मुख्य क्रिया हो गई जाता और ये जो है ये सहायक क्रिया के रूप में काम कर रही है। तो राम घर जाता और अगर हम कह दें यहाँ पे है, तो ये देखो 2 या 2 से अधिक हमने कह दिया राम घर जाता है, 2 से तो अधिक हो गए ये शब्द। फिर सार्थक शब्द राम घर जाता है, सार्थक ही तो है ये ना। हम किसी चीज़ के बारे किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि हाँ वो घर जाता है, ठीक है? तो ये समझ में हमको अर्थ समझ में आ रहा है कि वो घर जा रहा है। तो यही हो गया 2 सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, यही हमारा वाक्य कहला गया। बात आ गई होगी समझ में कि जो ये वाक्य है 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो ये ऊपर वाला तो हमारा शब्द तो थे, पर सार्थक अर्थ सार्थक वाक्य नहीं बन रहे थे। लेकिन राम घर जाता है ये हमारा सार्थक अर्थ के साथ हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या कहलाएगा हमारा वाक्य कहलाता है। तो इसी को हम वाक्य कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। तो हमें आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये तीनों पॉइंट हमारे जो बेसिक से पॉइंट थे। अब हम पहुंचते हैं सीधे वर्णमाला पे, अपने जो मेन टॉपिक है, ठीक है? और ये समझना जरूरी था हमारे लिए क्योंकि इसके बिना तो हमें ना वर्ण पता होगा ना तो शब्द, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब हम अगर बात करते हैं वर्ण माला की बात, अगर हम आपसे कोई प्रश्न करता है कि वर्णमाला होती क्या है? वर्ण हमने बता दिया आपको कि वर्ण क्या होता, वर्ण की कैसे समझा जाएगा। वर्णमाला जैसे कोई माला होती है, उसी तरह हम बात करें वर्णों की माला जो क्रमानुसार लगाई जाए। वर्णों की माला, माला कहने का मतलब जितने वर्ण होते हैं, उन्हें हम क्रमानुसार या फिर कहते हैं व्यवस्थित क्रम से लगाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। जैसे अगर कहा जाए, परिभाषा अगर पूछा जाए आपसे वर्णमाला की प्रश्न में, ये आपकी स्पेशली अगर हम कहें तो टेट और सुपर टेट इन सब में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि वर्णमाला लिख देंगे और डैश लगा देंगे। 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। रुकिए आपको हम पहले परिभाषा लिख दें फिर आपको बताते हैं कि वर्णों वर्णों के वर्ण हमने अभी आपको बता दिया जो ध्वनि होती है, लिखित स्वरूप जिसको हम देते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित या कह दो क्रमानुसार, व्यवस्थित या फिर कह दे क्रमानुसार, व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित, एक सेकेंड, व्यवस्थित व्यवस्थित एक मिनट, हाँ, व्यवस्थित क्रम को,
व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? वर्णमाला अब समझ में आ गई होगी बात। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे परीक्षा में पूछा गया वर्णमाला डैश लगा दिया जाए, तो पहले कहेगा कि वर्णों के समूह को अगर कहा जाए, पहले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दे दीजिए वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते वर्णों के व्यवस्थित क्रम को नहीं सॉरी सॉरी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को अगर कह दिया जाए, वैसे तो कहते हैं अगर वर्णों के क्रम को कह दे अगर कि वर्णमाला कहते हैं, जैसे लिख दिया जाएगा ऐसे ही का लिख दे, गा लिख दे, चा लिख दे, रा लिख दे, ला लिख दे, ना लिख दे, तो ये वर्णों के क्रम हो जाएंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए प्रश्न कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो वो वर्णमाला कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम व्यवस्थित क्रम मतलब जैसे हमें पता होना चाहिए कि अगर का है तो का के बाद क्या खा आना चाहिए, खा के बाद क्या आना चाहिए गा आना चाहिए, गा के बाद खा आना हो चाहिए। तो ऐसे ये क्रमानुसार है। अभी हम लिख दे का लिख दिए, रा लिख दिए, चा लिख दिए, माँ लिख दिए, तो ये हमारा क्रम नहीं बना है, एक व्यवस्थित क्रम। ये एक व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक वर्ग होगा उसमें हमारे 5 वर्ण आते हैं, तो इसी तरह से तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये हमारे क्रमानुसार पांचों वर्ण को एक यथा स्थान रखा गया है, तो क्या कहलाएगी? वर्णमाला कहलाएगी। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि वर्णमाला होती क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और व्यवस्थित कैसे, का के बाद खा आता है, हमें पता होना चाहिए, खा के बाद का आता है। अब बीच में अगर घा ले आएंगे तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं होगा। ठीक है? तो ये आपको समझ में बात आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि वर्णमाला में अगर कहें कि वर्णमाला में वर्ण होते कितने हैं, ठीक है? वर्णमाला की संख्या होती कितनी है? तो अगर आपसे पूछा जाए वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप सबको पता होगा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है? क्या है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में अगर आपसे बताया जाए कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, 52। ठीक। अब इसको हम 52 को यहीं पे विभाजित कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। यहीं पे हम आपको समझा रहे हैं कि ये 52 कैसे हो जाते हैं, आखिर कुछ तो बात होगी। यहीं पे अगर हमें पता चल जाएगा तो आपको आगे की चीजें तैयार हो जाएंगी कि कैसे होते हैं। और हमारे साथ भी अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बताते भी चलिएगा कि वर्णमाला में संख्या तो ये 52 होती है, और 52 ये कैसे बनती है अगर कहा जाए आपसे, तो सबसे पहले वर्णों को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। वर्ण जो है हमने आपको भी जो समझाया वो दो भाग में विभाजित होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर और व्यंजन कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्णमाला में स्वरों की वर्णमाला में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो वो 52 होते हैं। और कहा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से वर्ण बनते हैं, तो वो दो होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अभी इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे कि स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो वर्णमाला में जो 52 होते हैं, गिनतियां जो 52 है, हम आपको पहले ये बता दें कि ये 52 आखिर होते कैसे हैं, फिर उसको हम आपको आगे चल के समझाते हैं। या फिर चलिए आगे हम फिर समझा देंगे, पहले हम स्वर को ही समझ लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। फिर आखिरी टाइम में हमको आपको टोटल करके बता देंगे कि वो 52 कैसे होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा? वर्ण, जो कि दो पार्ट में विभाजित होता है। वर्ण कौन कौन से? अभी हमने आपको बताया, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। हमारे साथ बोलते चलिएगा कि जो है वर्ण है उनके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है? वर्ण हमने जो कि बता दिया आपको, टोटल कितने होते हैं वर्ण, कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। और स्वर की अगर स्वर, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र।
समझ में आ रहा होगा आपको कि स्वर का अगर कोई आपको सीधा आपको अगर साधारण तरीके से समझाया जाए कि आखिर स्वर होता क्या है, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि स्वर होता क्या है, तो कहते हैं स्वर मतलब स्वतंत्र। स्वर मतलब स्वतंत्र, मतलब जो बिना किसी की सहायता के उच्चारण किए जाएं, वो स्वर कहलाते हैं। आपसे हम फिर से प्रश्न करते हैं कि स्वर होता क्या है, तो आप बताइएगा कि स्वर ऐसे वर्ण हैं जो बिना अन्य वर्णों के उच्चारण किया जा सके, वो स्वर्ण कहलाते हैं। स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र। अगर यहाँ पे आप समझिए, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र। बस परिभाषा अगर हम समझें तो परिभाषा यही निपट गई। कौन सी? स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, जो बिना किसी अन्य वर्ण के उच्चारण के बोले जा सके, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते। तो हमारे साथ फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि स्वर आखिर होते क्या है। तो कौन? स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, जो बिना किसी अन्य वर्ण के बोले जा सके। स्वर वो होता है जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। वर्ण अभी हमने वर्ण बता ही दिया आपको। वर्ण जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वर्ण स्वतंत्र बोले जाएं, स्वतंत्र बोले जाएं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाए वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अब स्वरों की संख्या, क्वेश्चन आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या, एक मिनट, ऊपर लिखे दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो स्वर है, स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऐसे ही कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 11 बताइएगा या फिर 11 पे टिक करिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो 13 होते हैं। फिर से हम आपसे बताते हैं कि अगर आपसे सीधे साधारण शब्दों में पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। जबकि अगर हम कहते हैं कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो 13 होती है। अगर आपसे कुल संख्या पूछी जाए तो 13 होती है। और अगर ऐसे ही पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो 11 होती है। अब हम आपको 11 बताते हैं कि कौन कौन से 11 स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर व्यंजन भी यहीं पे बता दे रहे हैं आपको। स्वर तो हो गया। व्यंजन, व्यंजन स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, जो बिना किसी सहायता के बोले जाएं। और जबकि अगर अब व्यंजन की हम बात करें, तो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कहते हैं स्वरों की सहायता से, स्वर ये थे जो स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, या फिर स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा। व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और अगर आपसे व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 33 होते हैं। ठीक, और 33 होते हैं। तो अगर पूछा जाए स्वर क्या होते हैं, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र। कभी कभी परिभाषा भी आ जाता है, स्वर डाल देंगे, डैश लगा देंगे, फिर लिख देंगे स्वतंत्र, फिर या और अन्य ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो स्वतंत्र भी होता है। स्वर स्वतंत्र में सारी ये पूरी परिभाषा इन्वॉल्व हो गई उसी में, कि स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, जो किसी अन्य वर्णों के उच्चारण के बोले जाए वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जबकि अगर व्यंजन कहें तो स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या, कुल संख्या पूछी जाए तो 13 होती है। जबकि अगर हम स्वरों की संख्या, सिर्फ ऐसे ही प्रश्न आए कि स्वरों की संख्या बताइए, तो वो क्या होंगे? 11 होंगे। और यहीं पे थोड़ा सा अगर हम संस्कृत रिलेट करते हैं कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। हमारे साथ फिर से समझिएगा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। और अगर हम स्वर सिर्फ अगर हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वो 11 होते हैं। जबकि अगर हम कुल स्वरों की संख्या हिंदी में पूछे तो क्या कहलाएगा? वो 13 कुल स्वर होते हैं। अब हमें स्वरों, यहाँ पे हम ये बता दें आपको कि स्वर होते कौन कौन से हैं। स्वर जो हमने आपको 11 स्वर बताए हैं, होते कौन कौन से हैं
आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैम ने बता दिया तो स्वर होते कौन-कौन से 11 हैं, ठीक है? तो हमारे साथ सुनिएगा। लिखिएगा। आ, आ, फिर ई, फिर ऊ, के बाद री, री। आ, ई, री। फिर क्या ए, फिर आए और ओ और आओ, आओ। ठीक है? ये हैं, कौन-कौन से हैं? उ, री, ओ, आओ। ये हमारे कुल ये हमारे स्वर हो जाएँगे 11 और अगर हम कुल 13 हमने बताए हैं जो कुल स्वर 13 जो बताए हैं, तो इन्हीं में हम कौन-सा ऐड कर लेंगे? अंग और आहा ऐड कर लेते हैं। कौन-कौन से? अंग और आहा ऐड कर लेते हैं, तो ये कुल स्वर हो जाएँगे हमारे 13 और अगर सिर्फ़ प्रश्न किया जाए, अगर कुल शब्द ना जोड़ा जाए, हमारे साथ फिर से समझिएगा कि बाद में सोचे कि मैम ने तो ऐसे बताया था, कुल स्वर पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13 होती है जबकि कुल शब्द ना जोड़ा जाए और ऐसे ही पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती कौन कौन से आ ई उ री ए आए ओ आओ। समझ में आ गया होगा ये बात आपको। तो इसके आगे अब हम ये हमने स्वर के बारे में बता दिया और व्यंजन हमने बताया आपको 33 होते हैं। फिर इसके आगे अगर हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं कि स्वर हो गए इतने और संस्कृत का भी हमने बताया कि संस्कृत में स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए कि में संस्कृत में स्वरों की संख्या संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो वो 9 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये हमने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा-सा पॉइंट बता दिया क्योंकि ये टेट में और सुपर टेट में क्वेश्चन आता है। तो आई होप ये बातें आपको आज की इतनी समझ में आ गई होंगी कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। इसके साथ-साथ अगर हम कहें वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। कौन-कौन से स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर का मतलब स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी की आवश्यकता ना हो, वो वर्ण कहलाते हैं। जबकि अगर हम वो स्वर कहलाते हैं, जबकि अगर हम व्यंजन की बात करें तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या फिर कहें स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाने वर्ण उच्चारण किए जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो और कितना स्वरों की संख्या 11 होती है, कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है, जबकि व्यंजन की संख्या 33 होती है और अगर कुल व्यंजन कहें तो वो 39 होती है। इसके आगे हम अब आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे और आज का कंटेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमें आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और साथ-साथ जो आप वीडियो देखेंगे उसको उसमें आपको जो समझ में आया होगा या फिर जो हम प्रश्न कर रहे होंगे, आप उसका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करा करिएगा। और कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि हाँ, अमीर खुसरो जो कि खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो हमने आपसे पूछा था कि अमीर खुसरो जो हैं वो किसके समकालीन थे? तो आपने ये उत्तर आई होप कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा कि जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कवि थे और रचना करते थे और उन्हें खड़ी बोली के प्रथम कवि हम लोग मानते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें आप लाइक करिएगा हमारे इस वीडियो को और हमारे इस संस्थान को आपके प्रोत्साहन की बहुत-बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए आपसे जय हिंद। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।